माउंट बेटन 30 मई को दिल्ली वापस आया और 3 जून को उसने बरतानवी हुकूमत की जानिब से तकसीम हिंद के मंजूर शुदा मंसूबे का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ हिंदुस्तान के मुतहदा रहने के तमाम इम्कानात खत्म हो गए। हुकूमत बरतानिया ने तकसीम हिंद को इतना जल्द इसलिए तस्लीम किया कि इस मंसूबे में हिंदुस्तान से ज्यादा खुद उसका अपना मफाद था, क्योंकि एक ऐसी रियासत जिसका इक़्तिदार मुस्लिम लीग के हाथ में हो वो बरतानिया के हल्का असर में ज्यादा देर तक रह सकती थी। फिर उसी दिन इस नई सूरत हाल पर गौर करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। सरदार पटेल और राजगोपाल आचार्य तो पहले ही से तकसीम हिंद के हक में थे और कैबिनेट मिशन के मुखालिफ थे, मगर जब इजलास में गांधी जी ने भी तकसीम हिंद की हिमायत की तो हम सब हैरान रह गए। दूसरा मसला सरहद में रेफरेंडम का था। ये मसला भी माउंट बेटन के मंसूबे का हिस्सा था। इस मसले पर भी खूब बहस मुबाहिसा हुआ और सबने अपनी अपनी राय पेश की। सरदार पटेल और राजगोपाल आचार्य ने यहाँ भी वर्किंग कमेटी पर बहुत दबाव डाला और आखिरकार मुल्क की तकसीम और रेफरेंडम दोनों बातें कांग्रेस ने मान ली। मैं हैरान रह गया कि जब ये सब फैसले हो चुके थे तो फिर मेरे साथ जरगे और मीटिंग करने की क्या जरूरत थी। उस वक्त मैंने वर्किंग कमेटी से अपील की और उनसे कहा कि हमने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और उसकी इमदाद की है। अब अगर कांग्रेस हमसे दस्तबरदार होती है और हमें यकवतन और बेयार व मददगार छोड़ती है तो सुबह सरहद पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर कांग्रेस हम खुदाई खिदमतगारों को मुस्लिम लीग के हवाले करेगी तो ये सुबह सरहद के साथ गद्दारी होगी। इस अपील से गांधी जी बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने वादा किया कि वो माउंट बेटन से इस मसले पर बात करेंगे। दूसरे दिन मैं और गांधी जी वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन के पास गए और इस मसले पर उनसे बातचीत की। उसने इस मसले में जिन्ना साहिब की शिरकत भी जरूरी समझी। जिस वक्त गांधी जी, मैं और जिन्ना साहिब इकट्ठे हुए तो जिन्ना साहिब ने कहा, ये बादशाहन मेरा मुसलमान भाई है, मैं इसके साथ तन्हाई में बात करता हूँ। मैंने गांधी से कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इससे बात कर लूँ। उसने कहा, बहुत अच्छा, कर लो। जिन्ना साहिब ने मुझसे कहा, आपको प्रोविंशियल एटोनमी यानी सूबाई खुद मुख्तारी दे देंगे, मगर इस वादे पर कोई अमल ना हुआ। दरअसल मुझे उस वक्त ये हकीकत मालूम ना थी कि लॉर्ड माउंट बेटन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान तमाम मामलात पहले ही तय पा गए थे। ये तो मौलाना आज़ाद की किताब आज़ादी हिंद पढ़ने से मुझे मालूम हुआ कि तकसीम हिंद और रेफरेंडम के मंसूबे पर अंग्रेजों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो चुका था। लॉर्ड माउंट बेटन तो हमारे सरों का सौदा कर चुका था, इसलिए वो कैसे गांधी जी की बात मानता और जिन्ना साहिब क्यों कर मेरी बात तस्लीम करते। अगर इस फैसले से पहले गांधी जी हमारा मामला उठाते तो कुछ इम्कान था कि हमारी बात पर गौर किया जाता। इस बारे में मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि 3 जून को हालात पर गौर करने के लिए जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ तो सबसे पहले सूबा सरहद के मुस्तकबिल के बारे में बहस शुरू हुई। माउंट बेटन के प्लान ने सूबा सरहद को बहुत ज्यादा मुश्किलात में मुब्तला कर दिया था। अब्दुल गफ्फार खान और उसकी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया था और मुस्लिम लीग की मुखालिफत की थी और मुस्लिम लीग इनको अपना जानी दुश्मन समझती थी। मुस्लिम लीग की सख्त मुखालिफत के बावजूद ये सूबा सरहद में कांग्रेस की हुकूमत कायम करने में कामयाब हुए थे और इनकी हुकूमत उस वक्त भी सूबे में कायम थी। तकसीम की वजह से खुदाई खिदमतगारों और कांग्रेस दोनों को एक तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तकसीम का मतलब ये था कि बादशाहन और उनकी पार्टी यानी खुदाई खिदमतगारों को मुस्लिम लीग के रहम व करम पर छोड़ दिया जाए। हमें मालूम था कि इस फैसले का अब्दुल गफ्फार खान पर क्या असर मुरतब होगा। मालूम होता था कि उस वक्त वो अपने होश व हवास बिल्कुल खो बैठे थे। चंद लम्हों के लिए उसकी मुंह से एक लफ्ज तक ना निकला। फिर उन्होंने वर्किंग कमेटी से अपील की और उसे याद दिलाया कि हमने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। अब अगर कांग्रेस हमें बेयार व मददगार छोड़ती है तो इसका सूबा सरहद पर बहुत बुरा असर होगा। हमारे दुश्मन हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारे दोस्त कहेंगे जब तक कांग्रेस को सूबा सरहद की जरूरत थी तो वो खुदाई खिदमतगारों की हिमायत करती थी, मगर जब उसने मुस्लिम लीग से मसालिहत की तो फिर सूबा सरहद की लीडरों से उसने मशवरा तक गवारा ना किया और कांग्रेस ने तकसीम की मुखालिफत भी तर्क कर दी है। उसने कहा, हमें बेयार व मददगार छोड़कर मुस्लिम लीग के हवाले करना कांग्रेस की सूबा सरहद के साथ गद्दारी है।
ہم ورکنگ کمیٹی کی اس اجلاس کے بعد واپس اپنے صوبے آ گئے۔ ہم نے حکومت سے کہا چونکہ کانگریس نے تقسیم ہند تسلیم کر لی ہے، اس لیے اب یہاں ریفرینڈم کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ اس سے بلا وجہ یہاں لوگوں میں دشمنی اور رنج و کدورت کی ایک تیزاب پیدا ہو جائے گی۔ مگر وائسرائے نے یہ بات نہ مانی، اس لیے ہم نے صوبائی جرگہ بلایا اور اس کے سامنے تمام حالات رکھے۔ جرگے نے فیصلہ دیا کہ اگر حکومت یہاں خواہ مخواہ ریفرینڈم کرانا چاہتی ہے تو پٹھانوں کو حق خود ارادیت دے دے اور ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ پٹھانوں سے اپنے آزاد صوبے پختونستان کے حق میں بھی رائے لی جائے۔ مگر جب انگریزوں نے اس مطالبے سے انکار کیا اور آزاد پختونستان کے مطالبے کو ریفرینڈم میں شامل نہیں کیا تو پھر جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ کانگریس تقسیم ہند تسلیم کر چکی ہے، اس لیے یہاں ریفرینڈم کی ضرورت نہیں رہی، اور اگر حکومت پھر بھی ریفرینڈم کرانا چاہتی ہے تو ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے۔